सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 7 मई के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 7 मई के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 20 के तहत जो है ना अनुच्छेद 368 जो है ये संसद को संविधान में जो है संशोधन करने की शक्ति जो आपका प्रदान करता है, और ये प्रक्रिया जो है संसद को किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या फिर निरस्त करने का अधिकार भी जो आपका देता है। यानी संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ना, ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत जो है आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, लगातार आपके आर्टिकल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल 365 की बात कर ले तो ये आपका केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता के प्रभावों से जो है आपका संबंधित है। अनुच्छेद 356 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका राष्ट्रपति शासन के रूप में जो आपका जाना जाता है, जो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो आपका लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 की बात कर लेते हैं, आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल से जो ये आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि मार्च 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है ये किसने शपथ लिया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके यामांडू ऑर्सी है ना, जो कि आपके उरुग्वे के जो है आपके 43वें राष्ट्रपति बने हैं, और इन्होंने 1 मार्च 2025 को जो है ना आधिकारिक तौर पर जो आपका कार्यभार संभाला है। और ओर्सी जो है ये आपका वामपंथी ब्रॉड फ्रंट गठबंधन के जो ये आपके नेता है, और इससे पहले ये आपका उरुग्वे के जो है ना दूसरे सबसे बड़े विभान कैनेलॉन्स के मेयर भी जो है आपके रह चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यामांडू ओर्सी किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे उरुग्वे की राजधानी और मुद्रा के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए, उरुग्वे की जो राजधानी है ना ये आपका मोंटेविडियो है, और मुद्रा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उरुग्वेन पेसो जो है ये आपका उरुग्वे की जो ये आपका मतलब की मुद्रा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में जो है ये कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना, इसकी मेजबानी जो है ब्राजील के द्वारा 6 से 7 जुलाई 2025 को जो है रियो डी जेनेरियो में जो आपका किया गया था। तो ब्राजील रियो डी जेनेरियो किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में इसका आपका थीम यानी विषय के बारे में पूछा जाए तो देखिए, इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है ना ये आपका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, यानी हिंदी में बात कर ले तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना इस सम्मेलन में भारत का जो आपका नेतृत्व किया था, और रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर भी जो आपके हस्ताक्षर किए थे। और इस सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया जो है ना ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है ब्रिक्स का आपका पूर्ण सदस्य भी जो आपका बन गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में आपसे पूछा जाए कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा, तो ये आपका भारत देश के द्वारा जो आपका किया जाएगा। ब्रिक्स में शामिल होने वाला न्यूनतम पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना, तो ये आपका इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन ये कब और कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन है ना ये आपका 2009 में जो है ये आपके रूस के यकातेरिनबर्ग में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से एक और पूछा जाता है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है ना ये आपका चीन के संघाई में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि अक्टूबर 2025 तक भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल लैंग्वेज है आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2024 में जो है ना भारत सरकार के द्वारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया था, जिससे कुल संख्या पहले आपका मतलब कि अक्टूबर 2024 से पहले आपका 6 था, लेकिन 5 आपका शास्त्रीय भाषा मतलब अक्टूबर 2024 में आपका जोड़ा गया था, जिसके बाद आपका अक्टूबर 2025 तक आपके शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है ना ये बढ़कर जो है आपका 11 हो गया है। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा ये किसे दिया गया था, तो ये तमिल, जिसे आपका 2004 में जो है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को आपका 2005 में दिया गया था। कन्नड़ को आपका 2008 में, तेलुगु को भी आपका 2008 में दिया गया था, मलयालम को आपका 2013 में, उड़िया को आपका 2014 में, और अक्टूबर 2024 में आपकी 5 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो ये मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये 5 भाषाओं को जो है ना अक्टूबर 2024 में भारत सरकार के द्वारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और शास्त्रीय भाषा का मानदंड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किसी भाषा को जो है ना शास्त्रीय घोषित करने के लिए उसका इतिहास जो ये आपका 1500 से या फिर आपका 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, और उसका अपना प्राचीन साहित्य भी जो ये आपका होना चाहिए। ये जो आपका मानदंड है, तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की देखरेख, संवर्धन और संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इसके मतलब कि संवर्धन के लिए जो है ना भारत में शास्त्रीय भाषाओं की देखरेख, संवर्धन और संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जो है ना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय जो है आपका भारत सरकार का जो है आपका जिम्मेदार है। और विशेषज्ञ समिति की बात कर ले तो देखिए भाषाई विशेषज्ञ समिति जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड तय करता है ना, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी आपका संस्कृति मंत्रालय के तहत जो ये आपका कार्य करती है। यानी मानदंड जो तय किया जाता है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है आपका कार्य किया जाता है। लेकिन आपका जो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की देखरेख, संवर्धन और संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जो है ना ये आपका शिक्षा मंत्रालय जो है ये आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन में आपका शिक्षा मंत्रालय दिया गया था, तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था, कि आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है ना ये आपका 2 अप्रैल 1870 को जो है ये आपका मुख्य रूप से जो है महादेव गोविंद रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी, इसके अलावा SH चिपलुनकर के द्वारा जो है आपका पुणे में जो आपका किया गया था। और ये जो आपका ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच जो है मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाला एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक संगठन भी था। तो ऑप्शन में आपका जो है मतलब कि महादेव गोविंद रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी जो आपका दिया गया था, तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित किया था, जिसके कारण यह उसकी जो है ना ये योजना जो है पूरी तरह से जो आपका विफल भी रहा था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के सुल्तान जिसका नाम क्या था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्होंने जो है 1327 ईस्वी में जो है ना अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी जो है आपका स्थानांतरित कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि हु गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट फॉर ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स यानी राज्यों को सहायता अनुदान के लिए जो है ना राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि राज्यों को सहायता अनुदान के लिए जो है ना राष्ट्रपति को जो है ये आपके फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के द्वारा जो आपका सलाह दिया जाता है। तो ऑप्शन सी वित्त आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है ना राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल में जो है मतलब कि हर 5 साल में या मतलब उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन जो है आपका किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो आपका अनुच्छेद 280 के तहत जो आपका किया जाता है। और इनके कार्य के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है कि आपका केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों के अलावा जो है भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के लिए जो है सिद्धांतों के बीच जो आपका सिफारिश करना है। इसके अलावा अनुच्छेद 275 की बात कर ले तो ये जो आपका संविधान में जो है ना केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता यानी अनुदान देने से जो आपका संबंधित है, जो कि वित्त आयोग की सिफारिश पर जो आपका आधारित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आपका अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है। राज्यों को सहायता अनुदान किस निधि से आपका दिया जाता है, तो ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि के तहत जो आपका दिया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की सिफारिश आपका कौन करता है, तो आपके फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर केमिस्ट्री से आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र आपका NaHCO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर जो है ना NaCl और जल के अलावा और क्या बनता है, यानी प्रोडक्ट और क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसका रिएक्शन देख लीजिए। ये आपका NaHCO3 का जब HCl के साथ आपका अभिक्रिया कराया जा रहा है तो प्रोडक्ट आपका NaCl और वाटर बन रहा है, और साथ में पूछा गया था कि और आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका रिएक्शन है ना, एक आपका तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यानी इसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, जो कि आपका एक कमजोर क्षार है। और जब ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है ना, तो ये आपका नमक, पानी और आपका कौन सा गैस बनता है, तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ये आपका बनता है, जो कि बुलबुलों के रूप में जो है एवर स्किन भी जो ये आपका दिखाई देता है। तो यही पूछा गया था कि आपका जो है नमक यानी NaCl और वाटर के साथ आपका कौन एक और प्रोडक्ट बनता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका गैस जो आपका बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शीतकाल में कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तट पर जो है ना वर्षा जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून या फिर आपका जिसे आपका लौटते मानसून या फिर रिटर्निंग मानसून भी कहा जाता है, इसके कारण जो है आपका होता है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 1991 की औद्योगिक नीति के बाद जो है ना मुख्य रूप से क्या हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति ने जो है ना 40 साल पुरानी लाइसेंस परमिट कोटा राज को जो ये आपका समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका जो है मतलब दिया गया था औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि बच्चे ने मतलब 2 प्रकार से ये क्वेश्चन भेजा, तो मैं दोनों प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन ना पूछकर दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया होगा, तो अब आप कमेंट मत करने लगना, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न आपका ये है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय आपका प्रथम स्थान पर आता है, ये आपसे पूछा गया होगा। तो इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए होंगे। या फिर दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा गया होगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा, ये आपसे पूछा गया होगा। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अनुसार जो है ना हांगकांग विश्वविद्यालय जो है एशिया में पहले स्थान जो आपका प्राप्त किया है, जो कि आपका पेकिंग विश्वविद्यालय से आपका ठीक आगे है। यानी अगर आपसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया होगा तो हांगकांग यूनिवर्सिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे मतलब कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के बारे में अगर आपसे पूछा गया होगा तो देखिए ये जो आपका सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो आपका चीन का है ना, ये लगातार 6 वर्षों तक जो ये आपका सीट्स पर जो आपका बना हुआ है। तो 2019 वाला अगर आपसे पूछा गया होगा तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी मतलब कि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रिंटर में ड्राइव लगाने के बाद ही वो आपका प्रिंट करता है, ड्राइवर क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका ड्राइवर है ना एक आपका सॉफ्टवेयर है, यानी प्रिंटर ड्राइवर एक प्रकार का जो है ये आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये आपका कंप्यूटर के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर के बीच जो है ना एक आपका ट्रांसलेटर यानी अनुवादक के रूप में भी जो आपका कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में आपसे प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कि जीन अनुवांशिकी में जो है ना ये आपका जीन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये प्रश्न बता देता हूँ कि अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई आपका क्या होता है। तो इसे ये जो होता है ना मतलब कि
आनुवंशिकी की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई ये आपका जीन होता है, तो ऑप्शन बी जीन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कि जीन जो है ना ये आपका डीएनए का वह छोटा खंड यानी सेगमेंट है जिसमें किसी विशेष गुण या फिर प्रोटीन बनाने के निर्देश होते हैं, और ये आपका माता पिता से जो है बच्चों में गुणों जैसे कि आंखों का रंग हो गया, ऊंचाई को ले जाने का भी जो है ये आपका कार्य करता है। और लोकेशन यानी अवस्थिति की बात कर लें तो ये जीन जो है आपका गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पर जो है आपका स्थित होता है। और नामकरण की बात कर ले तो देखिए जीन शब्द सबसे पहले जो है ना ये विलियम जोहानसन के द्वारा जो है ये आपका वर्ष 1909 में जो ये आपका दिया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जीन मुख्य रूप से किसके बने होते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका डीएनए जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक ही जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है, तो देखिए एक ही जीन के वैकल्पिक रूपों को जो है ना ये आपका एलील जो है आपका कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ये जो आपका किसे कहा जाता है, तो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को जो आपका कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि 1919 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए रॉलेट सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कानून है ये नागरिक को जो है ना बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के गिरफ्तार करने की शक्ति जो है आपका पुलिस को देता था। और गांधी जी ने इसे आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी जो है आपका माना था, और इसके खिलाफ जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह भी जो है आपका शुरू किया गया था। यानी 1919 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए रॉलेट सत्याग्रह का मुख्य कारण आपका क्या रहा था, तो देखिए इसका जो मुख्य कारण है ये आपका रॉलेट एक्ट द्वारा बिना मुकदमे जेल में बंद करने का प्रावधान जो है ये आपका सबसे मुख्य कारण जो आपका माना गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि विच इज द मोस्ट कॉमन फाइल एक्सटेंशन इन 3D मॉडलिंग एंड प्रिंटिंग, यानी 3D मॉडलिंग और प्रिंटिंग में सबसे आम फाइल जो एक्सटेंशन है ना ये कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 3D मॉडलिंग और प्रिंटिंग में सबसे आम जो फाइल एक्सटेंशन होता है ना ये आपका .stl होता है, यानी स्टीरियोलाइथोग्राफी होता है। और ये जो आपका 3D प्रिंटिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए सबसे मानक प्रारूप भी होता है। और ये केवल वस्तु की सतह की जो है आपका ज्यामिति यानी सरफेस ज्योमेट्री को त्रिकोणीय मेश यानी ट्रायंगुलर मेश के रूप में भी जो है ना ये आपका स्टोर करता है। इसके अलावा अगर अन्य महत्वपूर्ण एक्सटेंशन की बात करें तो देखिए .obj हो गया यानी ऑब्जेक्ट फाइल हो गया, ये आपका टेक्सचर और कलर के साथ जो है ना 3D मॉडल के लिए जो है आपका लोकप्रिय है। .fbx की बात कर ले यानी फिल्म बॉक्स की बात कर ले तो आपका एनिमेशन और गेम पाइपलाइन के लिए जो है आपका सर्वोत्तम माना जाता है। .3mf की बात कर ले यानी 3D मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेट की बात कर ले तो आपका आधुनिक जो रंग सामग्री और प्रिंट सेटिंग को जो है आपका स्टोर करता है। इसके अलावा .blend की बात करें यानी ब्लेंडर की बात कर ले तो ये ब्लेंडर जो है आपका सॉफ्टवेयर की नेटिव फाइल है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, यानी आपका 3D और आपका मॉडलिंग और प्रिंटिंग का सबसे आम जो फाइल एक्सटेंशन है ये आपका .stl है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि भारतीय संविधान के 106वें संविधान संशोधन जिसे आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, इसके माध्यम से कौन से नए अनुच्छेद आपके जोड़े गए थे आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2023 में हुआ था, इसे ही आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और ये आपका लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो है ये आपका 33% आरक्षण यानी 1/3 सीटों का प्रावधान जो ये आपका प्रदान करता है। और इसमें आपका अनुच्छेद 330A जो कि आपका लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 332A जो कि आपका राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करता है। और साथ में आपका अनुच्छेद 334A आपका यह स्पष्ट करता है कि आरक्षण जनगणना और परिसीमन यानी डेलिमिनेशन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही जो है ना ये आपका लागू होगा और 15 वर्षों तक जो ये आपका प्रभावी रहेगा। ये आपका अनुच्छेद 106वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये 3 अनुच्छेद को जो आपका जोड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसके द्वारा ही जो है अनुच्छेद 239AA में भी जो है ना आपका संशोधन किया गया था, ताकि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं का जो है आरक्षण है ये आपका मिल सके। यानी भारतीय संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है आपका अनुच्छेद 330A, 332A और 334A को जो आपका जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिला था कि 1530 से 1961 तक जो है ना एस्टाडा डा इंडिया यानी पुर्तगाली भारत की राजधानी कहाँ थी आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पुर्तगालियों की पहली जो राजधानी रहा था ना ये आपका कोचीन जो ये आपका रहा था, लेकिन 1530 में पुर्तगाली गवर्नर जिनका नाम आपका क्या रहा था, तो ये आपका नीनो दा कुन्हा रहा था। इन्होंने अपनी राजधानी को जो है ना मतलब कि पुर्तगाली राजधानी को जो है पुर्तगाली के राजधानी को कोचीन से बदलकर जो है आपका गोवा जो आपका कर दिया था। तो
अगर 1530 के बाद पूछा गया होगा तो फिर आपका गोवा जो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे ने बताया कि सर पुर्तगाली की पहली राजधानी जो वो पूछा गया था, तो पुर्तगाली की जो पहली राजधानी रहा था ये आपका कोचीन रहा था। तो जिस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा गया होगा तो मैंने जो यहाँ पर आपको बता दिया है। अब आगे की शिफ्ट में यहाँ से आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि गोवा को पुर्तगालियों ने किससे छीना था। तो देखिए 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जो है ना, ये आपका अल्फोंसो डी अल्बुर्क के द्वारा जो है ये आपका गोवा को पुर्तगालियों से ने जो है वो मतलब कि छीना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी जो आपका रहा था अल्फोंसा डी अल्बुर्क द्वारा जो है ना ये आपका छीना गया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था अगर ये पूछा जाए तो ये आपका फ्रांसिस्को डी अल्मोडा रहा था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी आपका शुरू किया था, ये आपका प्रीवियस भी एग्जामों में पूछा गया था। तो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मोडा के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। भारत से जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी अगर ये पूछा जाए तो 1961 में आपका पुर्तगाली जो ये आपके गए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है आपका नॉन वैलेटाइल है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नॉन वैलेटाइल होता क्या है। तो देखिए ऐसी मेमोरी जिसमें आपका बिजली यानी पावर बंद होने के बाद भी जो है ना आपका डेटा जो है आपका सुरक्षित रहता है, उसे ही आपका नॉन वैलेटाइल मेमोरी जो आपका कहा जाता है। और रोम जो होता है ना ये आपका नॉन वैलेटाइल मेमोरी का जो है सबसे अच्छा उदाहरण भी जो आपका माना जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले निर्देश जो है ना ये आपके स्टोर होते हैं। वोलेटाइल की अगर बात कर ले तो देखिए ऐसी मेमोरी जिसमें बिजली बंद होते ही जो है ना आपका सारा डेटा भी जो है आपका मिट जाता है, उसी आपका वोलेटाइल मेमोरी जो आपका कहा जाता है। और रैम और कैश मेमोरी जो है कैश मेमोरी जो होते हैं ना ये आपके वोलेटाइल के जो आपके उदाहरण होते हैं। इसके अलावा सीपीयू की बात कर ले तो आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क जो आपका कहा जाता है। और ये आपका मेमोरी का प्रकार नहीं है, हालांकि इसमें आपका रजिस्टर्स होते हैं जो कि डेटा को जो आपका प्रोसेस करते हैं। लेकिन आपका नॉन वैलेटाइल का जो आपका उदाहरण है ना ये आपका कौन सा है, तो ये आपका रोम ऑप्शन में आपका दिया गया था, यानी रीड ऑनली मेमोरी जो है ये आपका नॉन वैलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का जो आयोजन है ये भारत के किस शहर में किया गया है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये प्रथम जो आपका बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है ना ये आपका 7 से 11 फरवरी 2025 तक जो है ये आपका गांधीनगर गुजरात में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके उद्घाटनकर्ता के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्घाटन है ये आपका 8 फरवरी 2025 को जो है ना केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो आपका किया गया था। थीम क्या रहा था, तो देखिए इसका जो थीम है ना ये आपका यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, यानी युवा इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक पुल, ये जो आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो देखिए इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ये बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवाओं के बीच जो है कौशल विकास, उद्यमिता, क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को जो है ये आपका बढ़ावा देना है। और प्रतिभागी की बात कर ले तो 7 बिम्स्टेक देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के कुल 70 युवा नेता ने जो है ना इसमें जो है आपका भाग लिए थे। और आयोजक की बात कर ले यानी किस मंत्रालय के द्वारा आपका आयोजन किया गया था, तो आपका भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अप्रैल 2025 में राष्ट्र अध्यक्षों के लिए छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है ना किस शहर में आपका आयोजित किया गया था, तो देखिए छठा जो आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है ना ये आपका बैंकॉक थाईलैंड में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है ना ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्रता यानी वायलेंटली से अभिक्रिया करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम जो है ना एक आपका क्षार धातु यानी अल्कली मैटर है और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील भी होता है। और ये आपका ठंडे पानी के साथ जो है ना इतनी तेज और उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया करता है ना कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तुरंत ये आपका आग भी जो आपका पकड़ लेता है। आप यहाँ पे रिएक्शन भी जो वो देख सकते हैं। जब आपका पोटेशियम का आपका यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस जो है ये आपका मतलब कि प्रोडक्ट जो है आपका दे रहा है। उसके बाद ऑप्शन में आपका कैल्शियम भी दिया गया था। तो ये आपका ठंडे पानी के साथ जो है अभिक्रिया करता है, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं करता जितना पोटेशियम और सोडियम जो आपका करता है। कैल्शियम जो होता है ये आपका ठंडे पानी में तैरने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बुलबुले जो है ना धातु की सतह पर जो आपके चिपक जाते हैं। ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम भी आपका दिया गया था। तो ये आपका ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये केवल आपका गर्म पानी के साथ ही जो आपका अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए तो ये आपका जो है ना तो आपका ठंडे और नहीं आपका गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ये केवल जो है आपका स्टीम यानी भाप के साथ जो ये आपका अभिक्रिया करता है।
यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्रता यानी वायलेंटली से अभिक्रिया करता है, तो ये आपका पोटेशियम धातु जो आपका करता है, तो ऑप्शन ए पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि भारत के राज्यों में विधानमंडल के कितने प्रकार है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत के राज्य विधानमंडल मुख्य रूप से जो है ना आपके 2 प्रकार के होते हैं, और वो 2 प्रकार के कौन कौन से, तो ये आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी एक सदनीय विधायिका होता है, दूसरा आपका बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार जो है ना प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल या 1 या 2 सदनों से मिलकर जो है आपका बनेगा। ये आपका अनुच्छेद 168 में जो आपका कहा गया है, जिसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की बात कर लें तो यहाँ विधानमंडल में केवल जो है ना आपका विधानसभा ही जो ये आपका होता है, और द्विसदनीय विधायिका की बात कर लें तो यहाँ आपका विधानमंडल में विधानसभा जिसे आपका निचला सदन भी कहा जाता है, और विधान परिषद जिसे आपका उच्च सदन, ये दोनों जो है ये आपके द्विसदनीय विधायिका में होते हैं। और 2026 तक अगर बात कर ले तो भारत के 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में जो है आपका बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा आपका बिहार राज्य हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों में जो है ना आपके बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका है। इसके अलावा अन्य 22 राज्यों में जो है आपके एक सदनीय विधायिका है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि हाल ही में फरवरी 2026 में जो है ना भारत ने किस देश के साथ वनों, वन्यजीव, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर जो आपका हस्ताक्षर किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नेपाल के वन और पर्यावरण मंत्रालय के मध्य जो है ना 25 फरवरी 2026 को जो है नई दिल्ली में इस MOU पर जो है आपका हस्ताक्षर किया गया। तो ऑप्शन में आपका नेपाल दिया गया था, तो ऑप्शन बी नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इस समझौते का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये वन्यजीव गलियारों को पुनर्स्थापित करना, वन्यजीव अपराधों से लड़ना और दोनों देशों की साझा पारिस्थितिकी की भी रक्षा करना, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है। और प्रमुख प्रजातियों की बात कर ले तो ये जो समझौता है ना, ये आपका विशेष रूप से जो आपका बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे, हिम तेंदुओं और आपके गंगा की डॉल्फिन के संरक्षण पर जो है आपका केंद्रित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है आपके धातु यानी कांस्य से ढली प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कांस्य यानी ब्रॉन्ज से बनी प्रसिद्ध नर्तकी की जो मूर्ति है ना, ये आपका मोहनजोदड़ो में एक घर से जो ये आपका मिला है। तो ऑप्शन में आपका मोहनजोदड़ो आपका दिया गया था, तो मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में इसके तकनीक के बारे में भी आपका पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका मूर्ति है ना, ये आपका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग यानी आपका लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके जो ये आपका बनाया गया था, जो कि उस समय की उन्नत धातु विज्ञान को भी जो आपका दर्शाता है। और ये लगभग आपका 10.5 यानी 4.1 लंबी कांस्य की नग्न मूर्ति जो कि आपका एक युवा लड़की की है। और वर्तमान स्थान की बात कर लेते हैं, आपका मूर्ति वर्तमान में जो है ना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो आपका स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है ना आपका हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता नहीं था, कि आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित नियोजित शहर, ये तो आपका हड़प्पा सभ्यता का विशेषता है। पक्की ईंटों का उपयोग, ये भी आपका है। उन्नत जल निकासी प्रणाली, ये भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता है। लेकिन आपका जो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था ना कि मेनी प्लेसेस एंड टेम्पल्स यानी भव्य महलों और मंदिरों का होना, इस सभ्यता का आपका विशेषता जो आपका नहीं है। तो यही ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल कोयला उत्पादन जो है ये कितना रहा था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में अब तक का सबसे अधिक जो है ये आपका 997.826 मिलियन टन का जो कोयला उत्पादन है ये आपका देखने को मिला था। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ग्रोथ रेट के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में जो है ना 2022-23 में आपका कितना हुआ था, तो ये आपका 893.19 मिलियन टन जो ये आपका हुआ था, जिसकी तुलना में लगभग आपका 11.71% की शानदार वृद्धि भी जो आपका देखने को मिला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बता दें कि तिब्बत के पठार की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति क्या, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये तिब्बत के पठार की मुख्य जो प्राकृतिक वनस्पति है ना, ये आपका अल्पाइन टुंड्रा और घास के मैदान है, जिसमें अल्पाइन टुंड्रा जो है ये आपका तिब्बती पठार का प्रमुख इकोसिस्टम है। यहाँ आपका बहुत ठंडा होता है और मिट्टी भी जो है आपका जमा रहता है और हवाएं भी जो आपका तेज चलता है, जिससे पेड़ जो है आपके नहीं उग पाते हैं। इसके अलावा अगर वनस्पति के प्रकार की बात कर लें तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से आपका झाड़ियाँ, घास, काई, इसके अलावा लाइकेन और कसून पौधे जो है ना ये आपके पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका अल्पाइन टुंड्रा और घास के मैदान ये आपके तिब्बत के पठार की जो है ना मुख्य प्राकृतिक वनस्पति है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति यानी प्रमोशन और छुट्टियां सहित अन्य प्रशासनिक मामलों का नियंत्रण जो है ना ये किसके पास होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत जो है ना अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास जो है आपका होता है। और इसमें न्यायिक अधिकारियों का पदोन्नति यानी आपका पदोन्नति हो गया, प्रमोशन हो गया, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो गया, छुट्टी मंजूर करना, अनुशासन बनाए रखना और अन्य प्रशासनिक कार्य भी जो है ना ये आपका उच्च न्यायालय के पास होता है। और अनुच्छेद 233 की बात कर ले तो इसमें आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जो है ना उच्च न्यायालय के परामर्श से जो है आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका जो मतलब कि भारत में जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति, पदोन्नति और आपका छुट्टियों के सहित अन्य जो प्रशासनिक मामला नियंत्रण नहीं ये किसके पास होता है, तो ये आपका उस राज्य के उच्च न्यायालय के पास आपका होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार जो है ना मौर्य साम्राज्य की सामाजिक संरचना कैसी थी, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मौर्यकालीन समाज जो है ना ये आपका अत्यधिक संगठित था। और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है भारतीय समाज को उनके कार्यों और पेशों के आधार पर जो है 7 श्रेणियों में जो आपका विभाजित किया था। और वो 7 श्रेणी भी जो आप देख सकते कि वो 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी। यानी आपका जो इंडिका के अनुसार जो है ना मौर्य साम्राज्य की सामाजिक संरचना जो आपका कैसा था, तो आपका व्यवसायों के आधार पर जो है 7 वर्गों में जो आपका विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि मानव मस्तिष्क किसकी सुरक्षा में रहता है या फिर किसके द्वारा सुरक्षित होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मानव मस्तिष्क जो है ना ये आपका स्कल यानी खोपड़ी के द्वारा जो है आपका सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन में आपका स्कल दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका स्कल यानी आपका जो खोपड़ी है ना ये आपका 8 हड्डियों यानी क्रैनिकल बोन्स का एक कठोर ढांचा है, जो कि मस्तिष्क को जो है ना आपका बाहरी झटकों और चोट से भी जो आपका बचाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे के शिफ्ट में और क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मस्तिष्क को ढकने वाली 3 झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका मेनिंजिस जो है आपका कहा जाता है। मस्तिष्क किस प्रकार के तरल यानी फ्लूइड में जो आपका तैरता रहता है, जो कि उसके झटकों से भी जो आपका बचाता है। तो ये जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से जो इसमें जो आपका तैरता रहता है, जो कि आपका उसको झटकों से भी जो आपका बचाता है। क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती है जो मस्तिष्क को घेरती है, तो ये क्रेनियम में आपका 8 क्रेनियल हड्डियां होती है जो कि आपका मस्तिष्क को जो आपका घेरता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाँ एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पिया जो मेटर है ना ये किस परत का हिस्सा है। तो ये आपका मेनिंजेस का ही जो ये आपका हिस्सा है। खोपड़ी का वह बड़ा उद्घाटन क्या कहलाता है जिससे मस्तिष्क स्टेम स्पाइनल कोर्ड से जो आपका जुड़ता है। तो ये आपका फोरामेन मैग्नम जो ये आपका कहलाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, कि आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अर्थव्यवस्था के टर्शियरी सेक्टर जिसे आपका सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें ऐसी गतिविधियां जो आपका शामिल होता है ना जो प्राथमिक यानी कृषि और माध्यमिक यानी विनिर्माण क्षेत्रों को जो आपका सहायता प्रदान करता है। और इसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के बजाय जो है आपका सर्विसेज यानी सेवाएं जो आपका प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका टीचिंग यानी शिक्षण आपका दिया गया था, जो कि आपका तृतीय क्षेत्र में जो है आपका शामिल होता है। तो ऑप्शन डी टीचिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है ना किस संगठन से संबंधित है, जिसके तहत 2026 में 2000 से अधिक बच्चों को भी जो है आपका बचाया गया है।
जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये जो आपका आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो है चलाया जा रहा है एक आपका विशेष अभियान है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से भागे हुए लापता तस्करी किए गए या फिर भूले भटके बच्चों को जो है ना ये आपका बचाना है। और ये ऑपरेशन जो है बच्चों को बाल श्रम, तस्करी और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखने के लिए जो है उन्हें परिवार से मिलने के लिए भी जो आपका काम करता है। तो ये जो आपका ऑपरेशन जो नन्हे फरिश्ते है ना ये किस संगठन से आपका संबंधित है? तो ये आपका आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ द्वारा कब शुरू किया गया था, तो इसे आपका वर्ष 2018 में जो आपका शुरू किया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बचाए गए बच्चों को किसके हवाले आपका किया जाता है? तो ये आपका CWC यानी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जो है ना ये इसके हवाले जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में सराहा गया प्रथम ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किस नेशनल पार्क में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को जो है ना मन की बात की 124वें एपिसोड में इस जनगणना का उल्लेख जो आपका किया था। और ये जो जनगणना है ये असम के प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क में जो ये आपका हुआ था। और विशेषता की बात कर ले तो ये आपका भारत में अपनी तरह का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस यानी घास के मैदानों में पक्षियों की जो ये आपका गणना था। तकनीक की बात कर ले तो इसमें पक्षियों को परेशान किए बिना उनकी पहचान करने के लिए जो है आपका एकाउस्टिक मॉनिटरिंग यानी आवाज रिकॉर्डिंग और एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी जो आपका किया गया था। और परिणाम की बात कर ले तो देखिए इस सर्वेक्षण में 40 से अधिक दुर्लभ पक्षी प्रजाति की पहचान जो आपका किया गया था, जिससे लुप्त प्राय फिन वियर के 85 से अधिक घोंसले भी जो आपके मिले हैं। और इसका उद्देश्य की बात कर ले तो ये घास के मैदानों के स्वास्थ्य और उनमें रहने वाले पक्षियों के संरक्षण का डेटा भी जो है आपका एकत्र जो आपका किया गया है। यानी प्रथम जो ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किस नेशनल पार्क में जो आपका आयोजित किया गया था, तो ये आपका असम के जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। हालांकि विकल्प तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिल पाया है, लेकिन रैम और रोम का सबसे पहले फुल फॉर्म जान ले तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का जो फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसके अगर विशेषता यानी फीचर्स की बात कर ले, सबसे पहले प्रकृति यानी नेचर की बात कर ले तो देखिए रैम जो होता है ना ये आपका एक वोलेटाइल मेमोरी है यानी अस्थिर मेमोरी है, जो कि बिजली बंद होने पर जो है आपका डेटा जो है इसमें आपका नष्ट हो जाता है। जबकि रोम जो होता है ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बिजली बंद होने पर भी जो है ना ये आपका डेटा जो है आपका सुरक्षित रखता है। तो शायद यही वाला आपका दिया गया था विशेषता। उपयोग यानी यूजेस की बात कर लेते हैं कि सक्रिय प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए जो है ये आपका कार्य करता है, जो कि आपका रैम करता है। और रोम जो होता है ये आपका कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शन को जो है ना ये आपका रखने के लिए जो आपका कार्य करता है। रैम की गति की बात कर लेते हैं तो रैम की जो गति है ना ये रोम की तुलना में आपका बहुत तेज होता है, जबकि रोम की जो गति है ना ये रैम की तुलना में जो है ये आपका थोड़ा जो है वो आपका धीमा होता है। इसके अलावा अगर दोनों में मतलब कि डेटा बदलने की बात कर लेते तो ये रैम जो होता है ये आपका डेटा पढ़ा और लिखा जा सकता है इसमें, जबकि ये रोम में आमतौर पर जो है ना केवल आपका पढ़ा जा सकता है, बदलना जो है ये आपका मतलब कि मुश्किल है। रैम की क्षमता की बात कर लेते तो देखिए रैम की जो कैपेसिटी है ना ये आपका आमतौर पर जो है आपका 8 GB और 16 GB होता है, लेकिन आमतौर पर ये आपका रोम जो है ना ये जैसे कि 1 MB या फिर